ये हुक का नियम या फिर हुक्स लॉ, ये एक नियम था जो एक साइंटिस्ट थे हुक, उनके द्वारा दिया गया था। और इस नियम को देने के कुछ ही सालों बाद उनकी जो है रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से क्या हुआ था, क्या राइवलरी हुई थी। और बता दूं मैं कि ये जो है वो न्यूटन जो थे उसके शिष्य थे। और जैसे पीएचडी करवाते हैं ना लोग, तो पीएचडी अंडर किसी प्रोफेसर के अंडर में करी जाती है, तो ऐसे ही न्यूटन के अंडर में कई सारे लोग पीएचडी करते थे। तो उन्हीं में से ये भी एक स्टूडेंट थे। तो उस समय कुछ ऐसा रहता था कि जो शिष्यों ने, मतलब अलग अलग शिष्यों ने जो खोज करी, तो ऐसे कहा जाता है, हम इसको बिल्कुल एकदम वो नहीं, सत्य नहीं मानते, ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय न्यूटन जो था, जो उनके अपने शिष्यों की जो कार्य होते थे उनको अपने नाम पे पेटेंट करा लेता था। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए न्यूटन के इतने सारे नियम हैं, अदरवाइज फिजिक्स में इतने ज्यादा न्यूटन के नियम है, एक आदमी का ये सब सोच पाना जो है वो असंभव है। न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग्स लॉ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी न्यूटन के नियम घुसे हुए हैं। न्यूटन के ऑप्टिक्स में भी नियम घुसे हुए हैं, रे ऑप्टिक्स, उसमें भी उसके घुसे हुए नियम। न्यूटन का कणिका सिद्धांत सुना होगा, प्रकाश में भी घुसे हुए नियम। पूरी मैकेनिक्स जो है वो, जो लोअर लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके सारे नियम जो है वो न्यूटन ने दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इतने सारी जगहों पे एक ही आदमी का काम कर पाना असंभव लगता है। लेकिन अब ये कह सकते हैं क्योंकि पेटेंट उसके नाम पे हो गया, तो उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दबी जबान में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उनके पेटेंट, उनके काम को अपना कर लेके और फिर उसको पब्लिश कर लेता था। हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का अपोज किया और उसके अंडर में काम किया, लेकिन चूंकि डिस्कवरी इनकी थी ये, तो इन्होंने उससे अलग होकर के और अपने नाम से इसको पब्लिश कराया, तो इसीलिए हुक का नियम जाना जाता है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि अगर हुक नहीं, हुक भी उन्हीं की तरह हो जाता जिस तरह से और बाकी साइंटिस्ट हो गए, तो ये आज के डेट में न्यूटन का, तुम समझ लो, इलास्टिसिटी का नियम या फिर इस तरह से इसका नाम होता, जिसको कि आज हम हुक्स लॉ करके पढ़ते हैं। और इसके बाद अब इनकी जो मौत हो गई थी रहस्यमय तरीके से, मतलब कोई कारण नहीं था उसका एकदम से, तो अब उसके ऊपर तुम सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं इस बारे में कि मतलब जिससे राइवलरी होगी तो हो सकता है उसने कुछ कर दिया हो या जो भी है। बहरहाल हम उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमें हुक के नियम से मतलब है। तो हुक्स लॉ देखो, सिंपल सा रूल है, तुम सोचोगे कि अगर ये हुक ने नियम दिया होता तो हम खुद ही समझ लेते, इतना सिंपल है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लिया सपोज करो एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह रखी है, इस पे दो काम करते हैं हम, एक तो इसे खींच लेते हैं, तो खींचते हैं अगर हम इसको, तो फिर ये इस तरह से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना, और या फिर हम इसे कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो दबा दें तो ये कंप्रेस होकर के इस तरह से ये इस तरह हो जाती है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या, अगर फील करोगे, अगर तुम या अगर तुमने इसे खींचा तो लगेगा तुम्हें कि स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में जाने की कोशिश करती है, और अगर कंप्रेस किया है तो फिर से वापस अपनी पुरानी नॉर्मल तो उसकी यही कंडीशन है ना, समझ रहे हो बात को? तो ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में जाने की कोशिश करती है। मतलब तुम जो इसके ऊपर चीज अप्लाई करो, चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, ये उसका अपोज करती है और वापस अपनी पुरानी पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। दूसरा ये भी है, तुमने देखा होगा कुछ एक्सरसाइज की मशीन ऐसी होती है जिसमें कि स्प्रिंग लगी होती है ना, जो लोग ज्यादा जिम में नहीं जाते वो घर पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स रख लेते हैं जिसमें कि स्प्रिंग लगी होती है, और वो उसको ऐसे खींच करके चेस्ट वगैरह की एक्सरसाइज या इस तरह की करते हैं वो एक्सरसाइज। तो उसमें भी ये कम खींचोगे तो कम ताकत मतलब लगती है, और ज्यादा खींचना है तो उतनी ही ज्यादा ताकत लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रिंग को कम खींचे तो वापसी के लिए जो फोर्स लगता है वो उतना ही कम लगता है, और ज्यादा खींचोगे तो वापसी के लिए फोर्स भी जो है वो ज्यादा लगने लगता है, इसी वजह से उसको खींच पाना मुश्किल होता है। फिर दो तरह की स्प्रिंग आती हैं, देखा होगा तुमने, कुछ होती हैं जो आसानी से दब जाती हैं और कुछ होती है जो बहुत मुश्किल से दबती हैं। स्प्रिंग वो भी होती है जो पेन की रिफिल के में पड़ी रहती है, रिफिल के ऊपर पेन के अंदर, वो अगर बाहर निकालो तो आराम से तुम दबा सकते हो। स्प्रिंग वो भी होती है जो बाइक के शॉकर्स में पड़ी होती हैं, या कार वगैरह ये जो व्हीकल होते हैं उनके सस्पेंशन में स्प्रिंग पड़ी होती है, जिसको कि दबाना तो दूर, उसको निकालने के लिए एक शिकंजा आता है अलग से। देखना कभी किसी मैकेनिक के यहाँ अगर उसको शॉकर निकालना है गाड़ी में से, तो पहले एक शिकंजे से पहले उस स्प्रिंग को टाइट करता है, दबाता है, कुछ इस तरह का है, तब जाके कहीं वो निकाल पाता है उस चीज को। तो और ट्रेन के भी स्प्रिंग होती है, ट्रेन में भी शॉकर होते हैं, स्प्रिंग होती है, देखना बहुत मोटी स्प्रिंग होती है,
तो ऐसी स्प्रिंग जो जल्दी दब जाए, आराम से दब जाए, या जो मुश्किल से दब रही है, इनमें क्या फर्क होता है, तो ये सारी चीजें तुम्हें सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी जाकर के। और ये जो हुक का नियम है ये भी जो है वो इन्हीं तरीकों से बना है, यही चीजें इंक्लूड कर रही हैं जो डेली लाइफ में देख रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे खास बात होती है, क्लासिकल फिजिक्स की सबसे खास बात होती है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो तुम डेली लाइफ में उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम अब हुक का नियम देखने जा रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी स्प्रिंग पे, ठीक है ना, अगर हमने कोई फोर्स लगाया तो वापसी के लिए जो फोर्स लगता है, सबसे पहले तो उसका नाम ध्यान रख लो, वो उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, या फिर उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हमने खींचा इसको तो हम तो एक फोर्स अलग से लगा रहे हैं, हम तो ये लगा रहे हैं फोर्स, खींचा है तो हमने ये एक्सटर्नल फोर्स F लगाया है, ठीक है ना, तब जाके ये खींचा। लेकिन जो वापसी में ला रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये जो प्रत्यानयन बल लगता है वो कितना लगता है, जितना तुम खिंचाव लाओगे इसके अंदर, जितना इसके अंदर एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, मतलब लंबाई में जितना चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, प्रत्यानयन बल F डैश अगर या F कह लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, या फिर डेल्टा अगर नहीं लिखना चाहो तो केवल x लिख सकते हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि x जो है वो चेंज, लंबाई नहीं है, चेंज इन लेंथ। अब स्प्रिंग नॉर्मल है, तुम सोचो x ये डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है, कितना चेंज कर दिया, तो फाइनल जो लेंथ है माइनस इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा x लिख के आराम से समझ में आ जाता है। लेकिन जनरली बुक्स में जो है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख देते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस का यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारा हुक का नियम कहलाता है। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसमें कांस्टेंट लगाते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो k है वो एक नियतांक है, ठीक है ना, एक नियतांक है जिसे, इसका नाम क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं, बल नियतांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। बहरहाल अब बात करते हैं कि अगर कोई कहता है कि इसकी यूनिट बताओ, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट जो है कितनी होगी जाकर के, तो यहां से न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी जाकर के। अगर कोई कहता है इसकी विमा निकालो तो देखो फोर्स की mLT -2 हो जाएगी और डिवाइड बाय L, तो ये जो है L कैंसिल, तो ये MT -2, ये इसकी विमा हो गई जाकर के। ठीक है, तो ये चीजें तो फॉर्मूला पता है तो उस केस में हो ही जाएगा, बाकी इसका स्टेटमेंट बुक से लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, के क्या बताता है। ठीक है ना, तो K जो है वो एक्चुअली स्प्रिंग की हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस को बताता है। मतलब हार्ड स्प्रिंग है, जैसे बाइक का शॉकर हो गया, और सॉफ्ट स्प्रिंग है तो जैसे मान लिया पेन का स्प्रिंग हो गया। तो अगर मान लिया सपोज करो हमारा K जो है वो किसी सिचुएशन में कम है तो स्प्रिंग हमारी सॉफ्ट कही जाती है। इस चीज को कैसे हम बता सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू F/x। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू तो F/x ही रहेगी। सर तो माइनस लेंगे नहीं, अगर मान लिया सपोज करूं मैं वैल्यू से मतलब है केवल न्यूमेरिकल में, तो माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस इतना बता रहा है, कैलकुलेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस में देखो ये K अगर कम है तो इसका मतलब F कम होगा और X ज्यादा होगा, समझ लो, तभी तो K कम होगा। फॉर K लेस होने के लिए F ज्यादा, F कम और ज्यादा X, मतलब कम फोर्स लगाने पर ही और x ज्यादा हो जाता है। समझे बात को, हल्का सा फोर्स लगाया और वो खिंच गई, तभी तो x ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये सॉफ्ट स्प्रिंग को डिनोट करता है। और k अगर जो है वो मान लिया सपोज करो कम ज्यादा है तो स्प्रिंग जो है वो हार्ड समझी जाती है। और इस केस में इसको इसी तरह से समझा सकते हो, k इज इक्वल टू F/x है, तो अगर k को ज्यादा होना है तो उसके लिए F जो है वो ज्यादा होगा और x कम, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी x जो है वो बहुत कम हो पाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं शॉकर्स जो होते हैं वो उसी वही सही रहते हैं जितने से वो थोड़ा थोड़ा दब सके। ठीक है ना, जैसे बाइक जब नई होती है तो कहते हैं कि अभी इसके शॉकर्स
थोड़ा उठेंगे, मतलब दबेंगे दबाएंगे, तब जाकर के जो है वो सही काम करेंगे। जब नई बाइक होती तो उसमें ये कहा जाता है। तो उसमें जैसे 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं उस पर, बाइक पे चले वो थोड़ा, तो स्प्रिंग थोड़ा सा रनिंग हैंड में आती है, मतलब ठीक है। अगर मान लिया सोचो तुम ट्रेन का शॉकर ला के हम बाइक में लगा दें, तो उस पर 4 लोग भी बैठ जाएंगे तब भी वो जरा सा भी नहीं दबेगा। तो वो ट्रेन का जो शॉकर है वो ट्रेन के हिसाब से दबता है, उस हिसाब से। जब ट्रेन का पूरा लोड पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, और पेन जो है वो हमें ऐसे ही से करना होता है, तो इसलिए उसमें स्प्रिंग जो होती है वो सॉफ्ट यूज़ कर ली जाती है। ठीक है ना। तो हुक का नियम और स्प्रिंग का बल नियतांक, और स्प्रिंग के बल नियतांक का डेली लाइफ में क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक।